हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपना। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 पालमपुर की कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी पालमपुर के माध्यम से हमें क्या सिखाती है। दोस्तों, पालमपुर गांव की कहानी ये सिर्फ पालमपुर गांव की नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक गांव की कहानी है। ठीक है, और पालमपुर के गांव की कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी हमें उत्पादन से संबंधित कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्पादन क्या है। दोस्तों, उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जो हम चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एक पेन की आवश्यकता है। ठीक, पेन का उत्पादन हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फैक्ट्री लगाना होगा, उसमें हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगा, फिर हमें श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगा, बिजली पंखा आदि की आवश्यकता पड़ेगा, मशीन की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे और उसके बाद से ये पेन बनेगा। तो पेन क्या हो गया, उत्पादन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी ने उत्पादन के कारक क्या क्या बताया है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी ने उत्पादन के मेनली 4 कारक बताए हैं। पहला, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। दोस्तों, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जल, जंगल, खनिज आदि को बताया गया है। जैसे अगर हमें कोई भी फैक्ट्री लगाना है तो बिना जल का वो फैक्ट्री चलाना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जंगल की भी आवश्यकता है। ठीक, जैसे कि अगर कॉपी है, कॉपी को अगर हमको बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलुलोज की आवश्यकता पड़ेगी। नोट छापने वाले के लिए सेलुलोज की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे बहुत सारी चीज है जिसमें हमको जंगल की आवश्यकता पड़ती है। सेम एज इट इज खनिज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन के प्रथम कारक भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, दूसरा है श्रम। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है और हमारे पास श्रम नहीं है तो हमारा उत्पादन पॉसिबल नहीं है। तो श्रम, जो लोग कार्य में संलग्न रहेंगे उनको श्रम कहेंगे, तो श्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद है भौतिक पूंजी। तो दोस्तों, एनसीईआरटी जो है भौतिक पूंजी को 2 बराबर भागों में बांटा है। एक हो जाएगा अस्थायी पूंजी, दूसरा हो जाएगा कार्यशील पूंजी। अस्थायी पूंजी मतलब वैसा पूंजी जिसको हम लोग खरीद लिए तो वो कुछ दिन के लिए अस्थायित्व तो रहेगा हमारे पास। और कार्यशील पूंजी कि वो इधर से आया इधर गया, ऐसे हम बता रहे हैं। ठीक है, अस्थायी पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, टरबाइन, जनरेटर। अब जैसे आपको कोई भी उद्योग खोलना है तो उसके लिए आपको मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। वो जो आप मशीन खरीद लिए वो क्या हो गया, आपका अस्थायी पूंजी हो गया। औजार खरीदे वो आपका अस्थायी पूंजी हो गया। आपको उसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ेगा। आप जनरेटर खरीद लिए वो आपका क्या हो गया, अस्थायी पूंजी हो गया। लेकिन अगर आपको फैक्ट्री में कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी ना, कुछ भी बनाना है तो आपको कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो कच्चा माल ला रहे हो क्या होगा, आपका कार्यशील पूंजी हो गया। मतलब कि कच्चा माल आ रहा है, उससे हम लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, फिर आ रहा है जा रहा है। मतलब जो आ रहा है जा रहा है वो कार्यशील पूंजी हो गया, और जो एकदम एग्जैक्ट रह रहा है वो अस्थायी पूंजी हो गया। तो कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और नगद मुद्रा आ जाएगा। मुद्रा भी आते जाते रहता है। ठीक है, इसके बाद है मानव पूंजी। दोस्तों, अगर ये तीनों हमारे पास रहेगा और हमारे पास मानव पूंजी नहीं रहेगा तो हमारा फैक्ट्री नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं रहेगा कि हम कैसे उसका यूज करेंगे, कैसे मशीन चलाएंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, कुछ मतलब ऐसा हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, मानव पूंजी को भी एनसीईआरटी ने 2 तरीके से बताया है। पहला एक हो जाएगा ज्ञान, दूसरा हो जाएगा उद्यमशीलता। ज्ञान मतलब कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमको ज्ञान तो होना चाहिए ना। इंजीनियर होना चाहिए हमारे पास, सीईओ होना चाहिए, फैक्ट्री को कैसे चलाना है, कितना पैसा कहाँ, कैसे एम्प्लॉय को रखना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। और उद्यमशीलता मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो कि उद्यमी हो, आपके पास पैसा लगाने के लिए तत्पर हो। तो उद्यमशीलता और ज्ञान दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मानव पूंजी के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया हमारा उत्पादन के कारक। आगे पालमपुर के गांव की कहानी बताया जा रहा है कि पालमपुर की गांव में क्या होता है, कृषि गतिविधियां भी होती है। ठीक, तो अब देखते हैं कृषि गतिविधियों के बारे में क्या बता रहा है। तो कृषि गतिविधियों के अंतर्गत ग्रामीण भारत में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है, ये हम सबको पता है। लेकिन प्रमुख बाधा क्या है अब यहाँ पे, कि खेती के तहत जो भूमि है उसका जो विकास है अब स्थिर हो गया है। भूमि जो था वही रहेगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। जैसे कि 1900 हम लोग को पता है कि भारत में 1960 के दशक में क्या आया था, हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति के दौर में क्या हुआ, पूरा उर्वरक, रासायनिक उर्वरक ये सब आया, जिससे हम लोगों ने क्या किया, बंजर जो भूमि था, मतलब खेती योग्य भूमि नहीं था, जो बंजर भूमि था उसमें उर्वरक को हम लोग डाल करके क्या किए, भूमि को खेती योग्य बना दिए। तो उस समय जो हमारा बंजर भूमि था वो खेती योग्य बन गया। लेकिन अब तो उसका विकास हो चुका है। अब उसके बाद से खेती का जो आकार है वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जनसंख्या का जो दबाव है वो खेती पर बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है, मेन उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में खेती की समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक,
जो कि हमारे किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहली समस्या है रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते हुए प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता का कम हो जाना। मतलब कि 1960 के दशक में जब हरित क्रांति भारत में आया तो हम लोगों ने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, ठीक। जिससे कि क्या हुआ, हमारी उपज बढ़ गई। लेकिन दोस्तों वो जितना हमारे लिए फायदेमंद था उतना ही हमारे लिए हानिकारक हो गया। कैसे? तो मानिए हमारा एक भूमि हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, भूमि में यहाँ पे हमारा मिट्टी हो गया, ठीक, ये बंजर मिट्टी, ठीक है। अब ये बंजर मिट्टी है तो हम लोग को पता है कि हमारे मिट्टी के अंतर्गत क्या रहते हैं, छोटे 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 बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि यहाँ पे जैसे कोई खरपतवार, पेड़ के पत्ते वगैरह जब गिरता है मिट्टी के ऊपर तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी से खरपतवार को क्या करते हैं, सड़ा गला करके फिर ये मिट्टी को वापस दे देते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या हो जाती है, उर्वरक हो जाती है। लेकिन जब हम लोग इस मिट्टी में बहुत सारे उर्वरक का प्रयोग करने लगे, उर्वरक का जब प्रयोग करने लगे तो जितना मिट्टी को आवश्यकता था उसने तो उतना रख लिया, लेकिन जितना पेड़ पौधा को आवश्यकता था उसको उसने रख लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा उर्वरक है वो क्या हो, मिट्टी के अंदर जितने भी ये जीवा बैक्टीरिया थे उसको इन्होंने मारना शुरू कर दिया। और जब ये मर गए तो क्या हुआ, अब तो ये इस सबको क्या बोलते हैं, सड़ा गला सकते नहीं है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो भूमि है वो धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो रही है। इसके लिए अभी हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चलाया जा रहा है, जैसे गोवर्धन योजना, पीएम प्रणाम योजना वगैरह चलाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है नलकूपों की सिंचाई के लिए भूजल के निरंतर उपयोग से जल तालिका का ह्रास हो रहा है। अब जैसे कि क्या है, जैसे कि कभी बारिश नहीं हुआ तो हमारे किसान लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे मोटर चलाते हैं और यहाँ से भूमि के अंदर से पानी निकाल करके और खेतों में अपना सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन ये नियमित दर से सिंचाई चल रहा है और पानी का इससे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा भू स्तर में जो जल है, भू स्तर का जो जल है इसकी कमी हो रही है, ठीक। और इसके वजह से आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जा रहा है ड्रिप सिंचाई योजना, जिसके तहत अभी छोटे छोटे बूंदे बूंदे में पानी जाएगा और इसके वजह से सिंचाई होगा, जिससे कि पानी सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से बताया गया है असमान भूमि वितरण, क्योंकि कई परिवार भूमिहीन हैं और अधिकांश अन्य लोगों के पास क्या है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक, जो छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं, जिससे परिवार के लिए पर्याप्त आय नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है खेती का। इसके बाद से है काम के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य मजदूरी की तुलना में काम पर रखे गए मजदूरों की कम मजदूरी पर भी काम कर लेते हैं। जैसे कि अब हम 50 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे 50 लोग हैं काम करने के लिए, तो अगर हमको जरूरत है 30 या 35 लोगों का तो लोग बोलेंगे ठीक है हमको 40 रुपये भी दो, लेकिन हमको काम पे रख लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोग को मजदूरी कम मिल रहा है, ये भी उनके लिए क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। इसके बाद से पूंजी के अभाव। दोस्तों हम लोग गाँव में देखते हैं जो छोटे छोटे मजदूर किसान होते हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, वो क्या करते हैं, अपने पूंजीगत जरूरत के लिए छोटे किसान बड़े किसानों से या जो ऋण देते हैं उनसे ऋण ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, ऋण पर उच्च ब्याज लेते हैं, ठीक है। अब इनके पास एक तो छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, इस पर खेती किए, जितना उपज हुआ उसमें से ये क्या करेंगे, बड़े किसानों को तो ऋण चुकाने में ही ज़्यादा इनका पैसा चला जाएगा, तो इससे इनको प्रॉफिट नहीं होगा और नहीं तो ऋण में लगते जाएंगे और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इनको ऋण चुकाने के लिए अपना ही जमीन दे देना पड़ेगा, जिससे छोटे किसान जो हैं वो मजदूर में बदल जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाया जा रहा है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत गवर्नमेंट जो है हमारे किसानों को ऋण दे रही है कि आप लोग खेती करिए, आप किसी अन्य लोगों से ब्याज या ऋण मत लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम करेंट से कोरिलेट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा रहे। तो ये सब क्या था, हमारे यहाँ पालमपुर गाँव में खेती की समस्या थी। इसके बाद से हम लोग देखें कि पालमपुर गांव में गैर कृषि गतिविधियां भी बहुत सारी हो रही है, जैसे कि पालमपुर गांव में डेयरी है। डेयरी में हम लोग जानते हैं, हमारे गांव में भी डेयरी है, उसमें लोग क्या करते हैं, जैसे कि लोग छोटे छोटे लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, गाय भैंस ये सब पालेंगे, उनका दूध निकालेंगे और ले जाकर डेयरी में सप्लाई कर देंगे, जिनसे उनको आय का प्राप्ति होगा और उनका परिवार चलेगा। वैसे ही छोटे पैमाने पर निर्माण, हम लोग को पता है कि गांव में बड़े पैमाने पर तो निर्माण नहीं हो सकता है, मतलब बड़े बड़े कारखाना तो नहीं लग सकते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर निर्माण हो रहा है, जैसे धान कूटने का मशीन, तेल निकालने का मशीन, ये सब से लोग छोटा मोटा काम करके अपना आय करते हैं। लेकिन फिर भी गांव में ज़्यादातर लोग किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गाँव में खुदरा व्यापार। खुदरा व्यापार मतलब क्या है कि गाँव के कोई एक दुकानदार है, दुकान खोलता है
जाता है शहर में, वहां से थोक बाजार से सामान लाएगा, ठीक, और गांव में बेच करके अपना आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करेगा। ठीक है। इसके अलावा परिवहन, लोग और उनके सामानों को ढोने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, जिनके बदले उन्हें क्या मिलता है, भुगतान किया जाता है। इस प्रकार एक आर्थिक गतिविधि क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है गाँव में भी, परिवहन। और परिवहन का डेवलपमेंट कैसे हुआ दोस्तों, तो ग्राम सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था, इसके तहत गाँव में पक्की सड़कें बनाई गई और जिसकी वजह से गाँव में परिवहन का भी सुविधा प्रारंभ हो गया। ठीक, हमारे एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि गांव को सड़क, मतलब गांव को सड़क दे दो, विकास अपने आप गांव तक पहुंच जाएगा। अगर आपको गांव का विकास करना है तो अब गांव को सड़क दे दो, विकास अपने आप गांव तक पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक खेती, मतलब आधुनिक तरीके से जब हम लोग खेती करने लगे तो इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। जैसे पहले हमारे यहाँ 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता था, जो अभी बढ़कर कितना हो गया है, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। ठीक है। इसी पे हमारे जो रूस यूक्रेन जब युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे जो मोदी जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था कि एक बार WTO अपना नियम बदल दे तो पूरे भारत दुनिया को रोटी खिला सकता है। मतलब हमारे पास इतना उत्पादन है कि हम पूरे दुनिया को रोटी खिला सकते हैं। किसने बोला था, हमारे PM मोदी जी बोले थे। और हमारे पालमपुर गांव में एक बताया गया है बहुविध फसल प्रणाली, मतलब कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और यह जो है भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है बहुविध फसल प्रणाली। तो दोस्तों, इसी के साथ पालमपुर का स्टोरी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं और अच्छा ऐसे ही वीडियो बना सकूं। थैंक यू।